नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं रीसेंट में एलओडीआर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। 12 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर मेजर चेंजेस एलओडीआर के अंदर किए गए। तो हम सारे चेंजेस आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल रेगुलेशन 24A सेक्रेटेरियल ऑडिटर की हम बात इस वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि 24A जो है रेगुलेशन उसको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चेंज कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। रेगुलेशन 24A बात करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट और सेक्रेटेरियल ऑडिटर की। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो पहला सब रेगुलेशन था उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। उसकी जगह पर नया सब रेगुलेशन 1 लेकर आए हैं। पूरा का पूरा जो सब रेगुलेशन 1 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो सब रेगुलेशन 1 का ए क्या कहता है, एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल अंडरटेक सेक्रेटेरियल ऑडिट। यहाँ तक तो सेम है, पहले भी ऐसा ही था। अब आगे क्या चेंज है, बाय अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर हु शैल बी अ पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर एक नई चीज़ लेके आए हैं। वो कह रहे हैं कि जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होगा वो कौन करेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर करेगा। हु शैल बी अ पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी एंड शैल एनेक्स अ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट लगानी होती है किसके साथ, एनुअल रिपोर्ट के साथ, विद द एनुअल रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। और सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कि आईसीएसआई ने दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में हमें बनाना होता है। तो ये जो इसका ए पार्ट है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है फ्रेंड्स। आगे एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि अब सेक्रेटेरियल ऑडिटर होगा कौन। सेक्रेटेरियल ऑडिटर मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और अ फर्म, या तो पीसीएस होगा इंडिविजुअली या फिर अ फर्म ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस अपॉइंटेड टू कंडक्ट अ सेक्रेटेरियल ऑडिट, या फिर कोई क्या होगी, फर्म होगी कंपनी सेक्रेटरीज की। चलिए आप बात करते हैं पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी। पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी वर्ड कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था पर। तो इसका क्या मतलब है पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरीज का, मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज ईदर प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली और सोल प्रोप्राइटर और एज ए पार्टनर ऑफ पीर रिव्यूड प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस यूनिट होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पीर रिव्यू इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो यहाँ पर पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी का मतलब है इंडिविजुअली वो प्रैक्टिस कर रहा है एज ए कंपनी सेक्रेटरी, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कर रखी है, या फिर वो पार्टनर है पीर रिव्यूड प्रैक्टिसिंग यूनिट का, मतलब किसी फर्म जो कि पीर रिव्यूड है उसका वो पार्टनर है। अब इसका बी पार्ट कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। यहाँ पर ये ए पार्ट था 1 का ए, अब 1 का बी क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन देंगे, यहाँ पर क्या है, अपॉइंट नहीं करेंगे आप केवल क्या देंगे, रिकमेंडेशन देंगे। लिस्टेड एंटिटी जो है वो अपॉइंटमेंट करेगी या रीअपॉइंट करेगी किसी इंडिविजुअल को, एज ए इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, नॉट मोर देन 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एक टर्म के लिए अपॉइंट करेगी, केवल 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए मैक्सिमम। जैसे स्टैट ऑडिटर का होता है, स्टैच्यूटरी ऑडिटर का होता है, सेम वैसे ही अब सेक्रेटेरियल ऑडिटर के लिए भी एक टर्म जो है वो 5 साल की बना दी कंसेक्यूटिव, अगर इंडिविजुअल है तो। और अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट फॉर्म है एज ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर तो नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ईच। मतलब एक टर्म जो है 5 साल की होगी और मैक्सिमम 2 साल के लिए, 2 टर्म के लिए हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं अगर फॉर्म है तो। जैसे अभी तक स्टैच्यूटरी ऑडिटर में होता था वैसे ही अब सेक्रेटेरियल ऑडिटर में होगा, विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पर ईजीएम नहीं लिखा हुआ, जनरल मीटिंग नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग लिखा है। मतलब अब आपको एजीएम के अंदर ही सेक्रेटेरियल ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट करना रहेगा फ्रेंड। अब प्रोवाइडेड डेट में क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटेरियल ऑडिट फॉर्म है तो उसका जो टर्म है वो 2 बार हो सकते हैं, 10 साल का मैक्सिमम टर्म हो सकता है, मतलब 2 बार आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद कूलिंग पीरियड जो होगा वो कितने साल का होगा, 5 ईयर्स का। ऐसे ही अगर इंडिविजुअल पर्सन है उसके लिए भी कूलिंग पीरियड यह है 5 ईयर्स का, मतलब 5 साल के बाद फिर आप चाहे तो अपॉइंट कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट में लिखा हुआ है कि नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑफ ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर फर्म जिसका कोई कॉमन पार्टनर हो किसी ऐसी सेक्रेटेरियल ऑडिटर फर्म में
जिसका अभी टेन्योर खत्म हुआ है, मान लो उसका टेन्योर खत्म हुआ और वो उसमें भी कॉमन पार्टनर था और उस वाली फॉर्म में भी कॉमन पार्टनर, तो वो वाली फॉर्म अपॉइंट नहीं हो सकती। फर्दर कहता है कि ये जो रेगुलेशंस है इसका मतलब ये नहीं है कि एंटिटी जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर को निकाल ही नहीं सकती। तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर को निकाला जा सकता है, मतलब रिमूव किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए रहेगी किसमें, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और जो राइट होगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर का रिजाइन का वो भी रहेगा, मतलब सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी रिजाइन कर सकता है कभी भी। फर्दर अगर मान लो कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है या फिर उसकी डेथ हो गई है या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो वैकेंसी होगी, कैजुअल वैकेंसी होगी, उसको विद इन 3 मंथ उसको फुलफिल करेंगे और फिर उसको नेक्स्ट एजीएम के अंदर उसको क्या करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, सेम वे जैसे कि आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया सब रेगुलेशन इंसर्ट किया गया है। सब रेगुलेशन 24A के बाद एक नया रेगुलेशन ऐड कर दिया है 1A, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर दी गई है। ये पहली बार प्रॉपर तरीके से दिया गया है फ्रेंड्स। अब पहला क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी ओनली इफ सच पर्सन इज ए पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी। अगर वो बंदा पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी है तभी जाकर वो एलिजिबल होगा। एंड हैज़ नॉट इनकर्ड एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और जो सेबी द्वारा कोई भी ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन उसका नहीं है। पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी का मतलब हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा। फर्दर इसमें ICSI हो सकता है आने वाले टाइम में, और गाइडलाइंस पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरीज के लिए निकाल दे। और इंडिविजुअल जो पर्सन है, अगर मान लो फर्म है उसका इंडिविजुअल पर्सन है, वो भी जो पार्टनर है वो भी पीर रिव्यूड होना चाहिए। इस तरह की गाइडलाइंस आने वाले टाइम में आ सकती हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फर्म वेयर बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी सेक्रेटेरियल ऑडिटर। जो भी अगर प्रैक्टिसिंग अगर फर्म है तो उसके मेजॉरिटी अगर पार्टनर जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ LLP इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी ओनली पार्टनर्स हु आर पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरीज। जो पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरीज हैं केवल वो ही एक्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे, अथोराइज होंगे और साइन करने के लिए अथोराइज होंगे। जो बात मैं अभी कह रहा था कि भाई ICSI अब गाइडलाइंस फर्दर निकाल सकती है। अगर कोई फर्म, कोई LLP अगर अपॉइंट हो रही है एज ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर, तो पर्टिकुलर जो पार्टनर है वो भी पीर रिव्यूड होना चाहिए। उसके ऊपर अभी गाइडलाइंस शायद नहीं आई हुई है, तो वो पार्टनर भी पीर रिव्यूड होना चाहिए, और जो पार्टनर पीर रिव्यूड है वो ही बंदा साइन के लिए एलिजिबल रहेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर C पॉइंट कह रहा है, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी इनकर्ड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट सच पर्सन शैल वकेट द ऑफिस एज सेक्रेटेरियल ऑडिटर। और वो क्या मानी जाएगी, वोकेशन शैल बी डीम्ड एज कैजुअल वैकेंसी। नेक्स्ट 1B, सेक्रेटेरियल ऑडिटर नॉट रेंडर फॉलोइंग सर्विसेज। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर को नहीं रेंडर करनी है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दीज रेगुलेशन शैल प्रोवाइड द लिस्टेड एंटिटी ओनली सच अदर सर्विसेज एज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट विच शैल नॉट इंक्लूड एनी सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। अब बोर्ड जो डिफाइन करेगा, मतलब सेबी जो डिफाइन करेगा वो सर्विसेज आपको नहीं करनी है, वो अभी हम पढ़ेंगे। एनेक्सर्स सेबी ने निकाला है कि भाई ये सर्विसेज आप नहीं कर सकते हो। अदरवाइज जो सर्विसेज अप्रूव्ड कर दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वो आप दे सकते हो बोर्ड को, लेकिन वो बोर्ड उसको अप्रूव करेगा अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर। फर्दर जो ये गाइडलाइंस है, जो नोटिफिकेशन है, वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर द कंप्लायंस विद द सब रेगुलेशन 1, 1A, 1B फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और कंटिन्यूशन ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये प्रोविजंस हैं, वो 1 अप्रैल 2025 से लागू करनी रहेगी हर एक लिस्टेड एंटिटी को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और अ फर्म एज ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी बिफोर 31 मार्च 2025 शैल नॉट बी कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टेन्योर। मतलब 31 मार्च 2025 से पहले का जो भी टेन्योर रहेगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर का, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है टेन्योर आपका काउंट होगा। फर्दर सब रेगुलेशन 2 के अंदर, आफ्टर सब रेगुलेशन 2
द न्यू प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड, और नया एक प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट with effect from April 2025 the secretarial compliance report submitted to stock exchange on annual basis is signed by the secretarial auditor or a peer reviewed company secretary who is satisfy the condition mentioned in above regulation। तो ये नई अमेंडमेंट आई है। चलिए फ्रेंड्स एक बार ये देख लेते हैं क्या डिस्क्वालिफिकेशन बोर्ड ने डिस्क्राइब की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स फर्दर जो सर्कुलर सेबी ने निकाला 31 दिसंबर 2024 को, जिसके अंदर उसने कहा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी फॉर फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द लिस्टेड एंटिटी। तो इसके अंदर जो भी हमारे जो चेंजेस आए थे उसके बारे में उसने बताया। उसमें खासकर सेक्रेटेरियल ऑडिटर के बारे में उसने कहा है क्लॉज ए ऑफ रेगुलेशन 24(1)(a of LODR inter alia states that the person shall be eligible for appointment as secretarial auditor of a listed company only if such person is a peer-reviewed company secretary and has not incurred any disqualification as specified by board. Board मतलब SEBI. Accordingly, disqualification for appointment or continuation of secretarial auditor of a listed company is given इन एनेक्सर 2। तो एनेक्सर 2 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन दे दी गई है। ऐसे ही फर्दर एज पर रेगुलेशन 24(a)(1)(b सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस रेगुलेशन शैल प्रोवाइड अ लिस्टेड एंटिटी ओनली सच अदर सर्विसेज, और कौन कौन सी वो सर्विसेज दे सकता है एंड कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता, वो एनेक्सर 3 के अंदर लिखी हुई है। तो चलिए एक बार एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है एनेक्सर 2, इसमें लिखा हुआ है डिसक्वालिफिकेशन फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिटर। तो कौन कौन से ऑडिटर जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं अगर अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन ए LLP रजिस्टर अंडर LLP एक्ट, मतलब LLP को छोड़कर जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो आपका सेक्रेटेरियल ऑडिटर नहीं बन सकती। दूसरा, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी, जो ऑफिसर होगा अगर लिस्टेड एंटिटी का है वो कभी भी नहीं बन सकता। तीसरा कह रहा है अ पर्सन हु इज़ ए पार्टनर और हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अगर लिस्टेड एंटिटी का कोई वो एम्प्लॉयमेंट है में है, ऑफिसर का पार्टनर है, तो वो बंदा भी नहीं हो सकता है। डी पॉइंट में कहता है अ पर्सन हु और हु हीज रिलेटिव और अ पार्टनर इज ए होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन अ लिस्टेड एंटिटी, और उसकी सब्सिडरी में या फिर उसकी होल्डिंग में या एसोसिएट कंपनी में या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग एंटिटी टू विच द लिस्टेड एंटिटी इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, और इज इंडेटेड टू द लिस्टेड एंटिटी। इंडेट मतलब उस पर कर्जा है, कर्ज ले रखा है, एंड हैज़ गिवन अ गारंटी, और गारंटी दे रखी है, तो उस केस में भी वो एलिजिबल नहीं है। फर्दर कहता है ई पॉइंट में ए पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज़ ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द लिस्टेड एंटिटी, या फिर उसकी सब्सिडरी या उसकी फिर होल्डिंग या एसोसिएट के साथ क्या है उसके बिजनेस रिलेशन है। फर्दर एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब समझाया गया है कि बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है कंस्टिट्यूट एज अ ट्रांजैक्शन इंटर्ड इन द कॉमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है जो कि परमिटेड है टू बी रेंडर्ड बाय अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट या फिर सेबी एक्ट। ठीक है, फर्दर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर और आर्म लेंथ प्राइस पर, तो भी वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वो आप कर सकते हो। फर्दर डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब अगर इंडिविजुअल है इधर हिमसेल्फ करे या उसके रिलेटिव के थ्रू करे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली के अंदर आ जाएगा। इन केस ऑफ फर्म है तो उसमें क्या होगा, या डायरेक्टली वो करे या अपने पार्टनर के थ्रू करे या अपनी सब्सिडरी होल्डिंग या भी कोई एसोसिएट उसका फर्म हो उसके थ्रू करे, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली में कवर हो जाएगा। फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन एफ में कहता है कि ए पर्सन हुज रिलेटिव इज ए डायरेक्टर और एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी, और डायरेक्टर और केएमपी, अगर डायरेक्टर और केएमपी हो तो वो भी एलिजिबल नहीं है। जी पॉइंट में कह रहा है पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और, या फिर ए पर्सन और ए पार्टनर ऑफ a firm holding appointment as a secretarial auditor if such person or a partner at the time of appointment or reappointment holding appointment as a secretarial auditor of a more than 15 or more than 15 companies, auditor of a 15 company या फिर उससे ज़्यादा कंपनीज में अगर वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर, तो भी वो एलिजिबल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, मैक्सिमम कैप लगा दी कि भाई एक पार्टनर अगर आप कहीं पर अपॉइंटेड हो तो अगर आप सेक्रेटेरियल ऑडिटर 15 से ज़्यादा में नहीं हो सकते हो। ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है, अ पर्सन हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विसेज रेफर्ड इन सब रेगुलेशन 1B के अंदर, जो भी 1B के अंदर जो भी मेंशन है उसके अंदर अगर वो सर्विसेज कर रहा है तो भी वो एलिजिबल नहीं है। चलिए फर्दर अब हम देख लेते हैं अनेक्सर 3,
कौन सी सर्विस हमें नहीं करनी है अगर हमें सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट होना है। इसमें लिखा हुआ है सेल नॉट प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू अ लिस्टेड एंटिटी और उसकी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी। कौन कौन सी सर्विस है? इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते आप उस कंपनी का, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप क्या जाकर चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स कंप्लायंस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो इनमें से काफ़ी सर्विसेज जो हैं पीसीएस करते हैं और उसी कंपनी का वो सेक्रेटेरियल ऑडिट भी करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस चल रही है काफ़ी जगह पर, हर जगह नहीं होती। जो छोटे जो प्रैक्टिसिंग हैं वो इस तरह की सर्विसेज करते हैं। तो यहाँ पर सेबी ने उसको पहले ही बार कर दिया है कि आप इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं अगर आपको लिस्टेड एंटिटी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट होना है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है कि इन केस ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर बीइंग एन इंडिविजुअल either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual through any other entity, अगर वो किसी भी तरीके से या इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट उसका इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनी में, किसी तरीके से वो एसोसिएटेड है आपका लिस्टेड एंटिटी के अंदर, तो आप माने जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कनेक्टेड हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स अभी रिसेंट में आई है सेक्रेटेरियल ऑडिटर को लेके, और सेक्रेटेरियल ऑडिटर का जो पोजीशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो है बोर्ड ही अपॉइंट कर लिया जाता था और प्रॉपर तरीके से लॉ इसके ऊपर नहीं आया था। आईसीएसआई आने वाले टाइम में और इसके लिए गाइडलाइंस निकाल सकती है। अब जो है सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, दोनों पे एक ही तरह का लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो आई होप ये एक अच्छा स्टेप है गुड गवर्नेंस के लिए, कंप्लाइंस मैनेजमेंट के लिए, और कंपनियां और अच्छे से कंप्लाइंस अब कर पाएंगी और सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। तो आई होप ये अमेंडमेंट बहुत अच्छी है, वेलकमिंग है। तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये अमेंडमेंट कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।